मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं विशाल कुलश्रेष्ठ फिर से आज मैं लेकर आया हूँ एक 9th स्टैंडर्ड का बहुत ही अच्छा चैप्टर और बहुत वेटेज वाला चैप्टर मोशन। स्टूडेंट्स, अगर हम पहले मोशन शुरू करें, लेकिन उससे पहले हमें कुछ एक चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोशन के साथ में रेस्ट को समझना बहुत ज़रूरी है कि रेस्ट क्या होता है, क्योंकि रेस्ट को समझे बिना हम मोशन को नहीं समझ पाएंगे। जनरली अगर हम बात करें तो हमको पता होता है कि रेस्ट क्या होता है, हमें मालूम हम बैठे पे दैट मीन वी आर इन रेस्ट। बट अब आप छोटी क्लासेस में नहीं है, अब आप 5th 6th में नहीं है कि आप उसको कैसे भी लिख दें या कैसे भी समझ लें और टीचर उसको ऑब्जर्व करके उसको मार्किंग भी दे दे। अब हम 9th स्टैंडर्ड में तो हमको उसकी लैंग्वेज साइंटिफिक लिखनी पड़ेगी, जिससे कि हमको उसके फुल मार्क्स मिले। देखिए, मेरा क्या है कि मैं आपको वो सजेस्ट करूंगा जिसमें आपको अच्छा मार्क्स भी गेन हो, साथ में नॉलेज तो हो, लेकिन क्योंकि मैं छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान रख रहा हूँ जिससे कि आपको पूरी नॉलेज भी मिले, लेकिन साथ में मार्क्स के बारे में भी बताऊंगा कि आपको कैसे अच्छे मार्क्स आप ला सकते हो। तो मोशन को समझने के लिए हमें सबसे पहले रेस्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। और ये रेस्ट क्या होता है? रेस्ट, अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट when its position does not change with respect to a reference to a point। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कोई भी बॉडी हम उसको रेस्ट पोजीशन में कह सकते हैं, रेस्ट स्टेट में कह सकते हैं, जब उसकी पोजीशन चेंज ना हो टाइम के हिसाब से। जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, अगर उसकी पोजीशन चेंज ना हो, 10:01 पर कोई बॉडी जो है वो सपोज करिए एक्स पॉइंट पर है, 10:02 पर भी वो एक्स पॉइंट पर है, 10:03 पर भी वो एक्स पॉइंट पर है। इसका मतलब यह है कि टाइम गुजर रहा है लेकिन उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। तो मतलब विद रेस्पेक्ट टू द टाइम, रेफरेंस टू द टाइम। सो इस तरह से हम बोलेंगे कि ये रेस्ट पोजीशन पर है। और अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो क्लियर है कि वो चीज़ रेस्ट पोजीशन पे नहीं है। अगर वो रेस्ट में नहीं है, इसका मतलब क्या है कि वो बॉडी मोशन में है। सो व्हाट इज मोशन? सो मोशन, अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूअसली, लगातार चेंज हो रही है, विद रेफरेंस टू अ पॉइंट, एक पॉइंट के हिसाब से। ठीक है, एक पॉइंट के हिसाब से अगर उसकी पोजीशन लगातार चेंज हो रही है तब हम कहेंगे कि वो बॉडी मोशन में है। स्टूडेंट्स, मोशन में अब देखिए कोई चीज़ चल रही है, तो कोई चीज़ मोशन में है तो हम उसको किस तरह से देखेंगे, क्योंकि मोशन कैसा भी हो सकता है। अगर हम ऐसे ऐसे हिल रहे हैं तो ये भी मोशन है, अगर हम सीधे चलते जा रहे हैं तो वो भी मोशन है, अगर हम सर्कुलर घूम रहे हैं तो वो भी मोशन है। इसका मतलब हमारा मोशन जो है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। बेसिकली एक चीज़ पर डिपेंड करता है कि हमारा पाथ क्या है, हमारा रास्ता क्या है। जैसा हमारा पाथ वैसा हमारा मोशन। अगर हम सर्कुलर घूम रहे हैं तो हमारा जो मोशन कहलाएगा वो कहलाएगा सर्कुलेटरी मोशन। ठीक है, अगर हम सीधे चल रहे हैं दैट मीन अगर कोई बॉडी सीधी जा रही है, एक लाइन, लाइनियर मतलब एक लाइन में, अगर सीधी चल रही है, एक लाइन में चल रही, दैट इज कॉल्ड लाइनियर मोशन। एंड जो थर्ड टाइप ऑफ मोशन होता है दैट इज ऑस्किलेटरी और वाइब्रेटिंग। ऑस्किलेटरी, आपने अगर घड़ी का पेंडुलम देखा हो तो वो एक पोजीशन से लेफ्ट जाता है, राइट जाता है, लेफ्ट जाता है, राइट जाता है। सिमिलरली वाइब्रेटिंग, अगर हम किसी स्ट्रिंग को ऐसा पकड़कर खींच दे तो अपनी पोजीशन से, जो मीन पोजीशन होती है उसके, वो लेफ्ट भी जाएगा, राइट भी जाएगा। तो इसको हम वाइब्रेटिंग या ऑस्किलेटरिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये 3 तरह के मोशन होते हैं। रेस्ट, अगर रेफरेंस ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग उसकी पोजीशन चेंज ना हो तो वो रेस्ट पोजीशन पे होता है। अगर रेफरेंस ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग उसकी पोजीशन चेंज हो रही है तो वो मोशन होगा। पाथ के अकॉर्डिंग उस 3 तरह के मोशन होते हैं, सर्कुलेटरी मोशन, लाइनियर मोशन और ऑस्किलेटरी और वाइब्रेटिंग मोशन। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इसको पहले आप नोट कर लीजिए पॉज लगाकर। मैं समझता हूं आप लोगों ने लिख लिया होगा वो। आगे हम कुछ क्वांटिटी के बारे में बातें करेंगे। क्वांटिटी बेसिकली फिजिकली क्वांटिटी होती है और ये 2 तरह की होती है, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें केवल हमको मैग्नीट्यूड के बारे में पता होता है, लेकिन उसके हमको डायरेक्शन के बारे में पता नहीं होता। जबकि वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें हमको मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों के बारे में पता होता है। तो ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होती है कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो आप चाहें तो लिख सकते हैं। स्केलर क्वांटिटी
and vector quantity, two types of the quantity, physical quantity, and the scalar quantity is a physical quantity having on magnitude but no direction. Example, distance and speed. Okay, and the vector quantity, a physical quantity, require both magnitude as well as direction, and the displacement and the velocity are the two examples of vector quantity. यहाँ पर दो चीज़ें का यूज़ किया हमने, एक डिस्टेंस और एक डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है ये हमको समझना पड़ेगा। डिस्टेंस बेसिकली एक्चुअल पाथ होता है जो कोई बॉडी कवर करती है, कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट जितना पाथ को तय करता है, जितना पाथ कवर करता है, उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। सो व्हाट इज डिस्टेंस? एक्चुअल पाथ और लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट कहां से कहां तक, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन यानी कि शुरुआत की पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, लास्ट पोजीशन के लिए, इट इज एन स्केलर क्वांटिटी। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, शुरुआत की पोजीशन से लास्ट पोजीशन तक की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है? वो डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। अब आप कहोगे सर तो फिर डिफरेंस क्या है दोनों में, है ना, कहोगे ना? हाँ, मुझे पता था कि थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके, देखिए डायरेक्शन बना लेते हैं थोड़ा सा। डायरेक्शन जब भी बनाते हैं तो राइट हैंड साइड पर हमेशा क्या आता है? वेरी गुड। और इसके अपोजिट क्या होता है? ईस्ट के अपोजिट? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक, काफी पढ़ाई की है, गुड। और ऊपर? हाँ हाँ बिल्कुल सही, नॉर्थ। और नॉर्थ के नीचे साउथ। अगर हम कहें कि कोई ऑब्जेक्ट पहले ईस्ट की तरफ गया है 2 किलोमीटर, ठीक है, ईस्ट के बाद जाने के बाद साउथ की तरफ टर्न करता है, यहां से वो चलता है 3 किलोमीटर, समझ में आया? 2 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड 3 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? आप समझ सकते हो। देखो डिस्टेंस उसने कितना तय किया? डिस्टेंस उसने तय किया 2 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर, दैट इज इक्वल टू 5 किलोमीटर, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन पे जाते, द शॉर्टेस्ट लेंथ और द पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। तो शॉर्टेस्ट लेंथ क्या होती है? शॉर्टेस्ट लेंथ होती है उसके इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ अगर हम एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करें तो वो एक उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, और ये जो डिस्टेंस होगा x, ये उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्या होगा? x को कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप देखेंगे क्या बन रहा है, एक 90 डिग्री ट्राइंगल यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। राइट एंगल ट्राइंगल्स का ये क्या क्या हो गया? हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस को निकालने के लिए क्या करेंगे? हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द बेस एंड अल्टीट्यूड, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 9, दैट इज अंडर रूट 13 किलोमीटर। और 13 किलोमीटर का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तकरीबन ये आएगा 3.6 किलोमीटर, दैट इज इक्वल टू 3.6। सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दैट मीन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? केवल उसका डिस्प्लेस मतलब जगह से कितना दूर पहुंचा, केवल 3.6 किलोमीटर। अब आपको समझ में आएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट एंड द एक्चुअल पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। यहां पर दूसरा चीज और दे रखा है, इट कैन ऑल्सो बी जीरो, ये जीरो हो सकता है। अरे अब ये जीरो कैसे हो जाएगा? है बहुत सिंपल है, देखो अभी आपको समझ में आएगा, आप खुद कहेंगे। हम
पहले ईस्ट गए, फिर वेस्ट गए, फिर साउथ गए, उसके बाद फिर वेस्ट डायरेक्शन में गए, कितना भी चले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, और वापस हम इनिशियल पॉइंट पर आ गए, यहाँ पर आ गए। ठीक है, ए से हमने शुरू किया, बी पर पहुंचे, बी से सी पर पहुंचे, सी पर डी से डी पर पहुंचे, डी से वापस ए पर आ गए, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? सपोज 2, 3, 5 और ये 4, तो डिस्टेंस कितना हुआ? दैट इज इक्वल टू 2 + 3 + 5 + 4, दैट इज इक्वल टू 5, 5, 10, 14 किलोमीटर. All these are the in kilometers or the meter, whatever be the unit given. याद रखिए, जब कभी भी आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें तो उस सॉल्व करने के लिए आपको यूनिट का यूज करना पड़ेगा, वरना हमें क्या मालूम। हम अभी तो देखिए एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, आप आलू लेने जाएं, 2 किलो आलू, 2 आलू दे दो, तो इसका मतलब क्या है? शॉपकीपर समझेगा कि आपको 2 किलो आलू से चाहिए, ठीक है, लेकिन वास्तव में आप क्या कह रहे हैं कि हमको 2 आलू दे दीजिए। तो यूनिट का लगाना बहुत जरूरी होता है, याद रखिए। यूनिट्स के अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है? द शॉर्टेस्ट लेंथ और द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। तो शॉर्टेस्ट लेंथ क्या है? ए से चला, ए पे खत्म हो गया, यानी कि क्या हो गया? 0 किलोमीटर हो गया, 0। सिमिलरली अगर कोई सर्कुलर पाथ कर रहा है और अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर ही पहुंच जाए वो, ठीक है, तब भी उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 ऑल्सो, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। समझ में आ गया होगा आपके? ओके।